हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे बजट रिसीट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर फ्रॉम द चैप्टर गवर्नमेंट बजट। देखिए, अगर ब्रीफली देखें तो देश के पास कुछ इनकम भी आती है और कुछ खर्चे भी होते हैं जिसका वो एस्टिमेट बनाते हैं। तो बजट के अंदर एक बजट रिसीट होती है और बजट के कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं जो बजट के अंदर एस्टिमेटेड प्रेजेंट किए जाते हैं फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है भाई, रिसिप्ट्स दो तरह की होती हैं और एक्सपेंडिचर भी दो तरह के होते हैं। क्या क्या भाई? इट मे बी कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट, करेक्ट? और इट कैन बी कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, करेक्ट? ये तो हो गया डिस्क्रिप्शन कि भैया चैप्टर में क्या क्या है। ठीक है, लेकिन आप समझते हैं कि होता क्या है। सपोज एक पर्सन एम्प्लॉयड है और जॉब कर रहा है कंपनी में। ठीक है, उस कंपनी से उसको सैलरी मिलती है 80,000 पर मंथ और उसके सारे खर्चे हो रहे हैं, फैमिली के सारे खर्चे 80,000 पर मंथ। ठीक है, अब उसको ना कहीं से कर्जा लेना अपने खर्चे पूरे करने के लिए, ना ही उसे अपना कोई सामान सेल करना। लेकिन इकोनॉमी में रिसेशन आ गया, उसकी जॉब छूट गई। अब वो क्या करेगा? अब उसे अपना खर्चा चलाना है जो कि एज इट इज है, इनकम आ नहीं रही। तो उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो कहीं से उधार लेगा, कर्जा लेगा, कर्जे से उसकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि उसे लौटाना है, या वो अपना कुछ सामान सेल कर देगा जैसे ज्वेलरी, है ना, या और उसकी कोई बाइक या कार। तो उससे क्या होगा? उसके एसेट कम हो जाएंगे। इसी एग्जाम्पल में उस एम्प्लॉयड पर्सन को आप कंट्री मान लीजिए। एक कंट्री के खर्चे उसकी रिसिप्ट पे डिपेंड होते हैं कि कितने रिसिप्ट आएंगे उसके पास। लेकिन अगर वो खर्चे पूरे नहीं हो रहे तो उसको और पैसे की जरूरत है, तो उसके पास रिसिप्ट आएगी कहां से? जो देश के नॉर्मल खर्चे जो इनकम आती है वो तो आ चुकी। अब क्या करे? कंट्री के पास भी दो ऑप्शन है, या तो वो लोन ले आरबीआई से, देश में किसी और सोर्स से, या वर्ल्ड बैंक से, कहीं और से लोन ले जिससे लायबिलिटी क्रिएट होगी। या दूसरा ऑप्शन क्या है? कंट्री अपनी एसेट्स सेल कर दे, जैसे गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट बिल्डिंग, इन्हें सेल कर दे। इससे क्या होगा? गवर्नमेंट के पास कुछ पैसे और आ जाएंगे खर्चा पूरा करने के लिए। तो पैसे दो तरीके से आए अगर, जिससे आपके या तो आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी, लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रही है आपकी, या एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर किसी कंट्री के पास पैसे आ रहे हैं और उस पैसे के आने का रीजन क्या है? या तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, या तो वो कंट्री कहीं से लोन ले रही है, या अपने एसेट्स को सेल आउट कर रहे हैं, तो आपके एसेट्स डिक्रीज हो रही हैं। लेकिन अगर रिसिप्ट हो रही है और उससे ना तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही, ना आपके एसेट डिक्रीज हो रहे, तो पैसे कैसे आ रहे हैं? नॉर्मल सोर्स से। तो वो है रेवेन्यू रिसिप्ट, विच neither increase liability nor decrease assets। क्लियर? ठीक है, इनके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं भाई? एग्जांपल देख लेते हैं इसके। कैपिटल रिसिप्ट, देखिए बोरिंग कहां कहां से हो सकती है भाई? आरबीआई,
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि बहुत कम चांस है। वर्ल्ड बैंक के ज्यादा चांस है आपके। IMF, ठीक है, ये ऑप्शन हो सकते हैं किसी कंट्री के पास, या और भी कोई ऑप्शन। लेकिन इन सभी से क्या हो रहा है, आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। दूसरा ऑप्शन क्या है, गवर्नमेंट कंपनीज सेल कर दे, एसेट्स डिक्रीज हो गई। या और क्या हो सकता है, गवर्नमेंट कोई बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट या और कोई एसेट सेल कर दे, तो भी गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे, जिससे एसेट्स डिक्रीज होंगे। यहां पर एक बात और आती है कि अगर कंट्री ने किसी दूसरी कंट्री को उधार दे रखा है, लोन दे रखा है, और उसकी रिकवरी हो रही है, उससे भी पैसे आते हैं, लेकिन वो भी एसेट्स डिक्रीज करती है। जो कि एग्जांपल क्या होगा आपका, रिकवरी ऑफ लोन। किसी देश को लोन दे रखा है, उसकी रिकवरी हो रही है, तो उससे भी एसेट्स डिक्रीज होते हैं। ये तो था आपका कैपिटल रिसिप्ट का एग्जांपल, ठीक है। लेकिन अब ना तो आपके लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ना ही एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, फिर भी पैसे आ रहे हैं। उसका क्या एग्जांपल है, उसके भी दो एग्जांपल। पहले तो दो हेड्स हैं, टैक्स रिसीप्ट, नॉन टैक्स रिसीट। इसको हम डिस्कस करते हैं। पहले मैं इसे वाइप आउट करता हूं, फिर देखते हैं इसको। बाकी ये दोनों चीजें हम इसके बाद समझेंगे। वेट, अब आते हैं आपके टैक्स रिसिप्ट। पहले भाई टैक्स रिसिप्ट में क्या क्या आ सकता है, ये दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। भाई इसमें क्या आ गया आपका, इनकम टैक्स का पैसा आ गया आपका, या वेल्थ टैक्स आ गया, burden to pay tax on person himself who earn income, और burden cannot shift to pay, ये भी कह सकते हैं। और यहां पर the burden to pay tax can be shifted on other person, ठीक है। The burden to pay tax can be shifted on other person, जैसे GST, एक्साइज ड्यूटी और अदर। ये तो हो गया डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स रिसिप्ट जो होती है। लेकिन अब नॉन टैक्स रिसिप्ट क्या होती है भाई, नॉन टैक्स रिसिप्ट से भी आपकी तो रेवेन्यू रिसिप्ट आती है, और वो भी बहुत बड़ा पार्ट है। फिर नॉन टैक्स में क्या क्या आता है आपका, फाइन्स, पेनल्टीज, कोर्ट फीस, लाइसेंस फीस, और क्या हो सकता है, चालान, है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव, किसी को लोन दे रखा है किसी कंट्री को, उसमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। और क्या हो सकता है, और हो सकता है एस चीट, और एक
सेल्फ असेसमेंट, ये सब आइटम्स ज्यादातर आपने सुने हैं, लेकिन ये दो आइटम ये कुछ नए होते हैं बच्चों के लिए। एस चीट क्या है और सेल्फ असेसमेंट क्या है? देखो बच्चों, एस चीट क्या है, क्या होता है? एस चीट कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी का कोई लीगल हायर ना हो और उसका ऑनर किसी के नाम प्रॉपर्टी ना करके गया हो, तो वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के अंडरटेक में रहती है, ठीक है, गवर्नमेंट उसको ले लेती है, वो होता है एस चीट। और सेल्फ असेसमेंट क्या होता है? सेल्फ असेसमेंट आप कह सकते हैं, आपके कोई एरिया है, उसके एरिया के आसपास या तो कोई फ्लाईओवर निकल गया, या कोई बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई अच्छा सा स्कूल हॉस्पिटल खुल गया, बड़ा सा मॉल खुल गया, किसी भी ऐसे बदलाव की वजह से जो सरकार ने खर्चा किया है उससे बदलाव हो गया और आपकी प्रॉपर्टी के रेट इंक्रीज हो गए, उस एरिया में जो रेट्स हैं वो इंक्रीज हो गए प्रॉपर्टी के, तो गवर्नमेंट आपसे जितना ही फायदा हुआ है आपको, उसका कुछ कुछ शेयर सभी से गवर्नमेंट ले लेगी, उसे कहते हैं सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक्स थे जिसमें हमने पढ़ा कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या क्या हो सकती हैं। अब देखते हैं बजट एक्सपेंडिचर, जिसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आएगा, वो क्या होता है। मैं सर्वाइव करता हूं, ठीक है। अब करते हैं बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर, इसमें क्या क्या आता है आपका? एक आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये क्या क्या होता है? देखिए, देश जब खर्चा करता है तो खर्चा करने के अगर दो कारण हैं, या तो देश ने अपना जो लोन लिया था वो लोन रिपे कर दिया, वापस दे दिया लोन, तो इससे क्या होगा, लायबिलिटी कम हो जाएगी, या देश ने कुछ एसेट्स परचेज कर लिए या इंपोर्ट कर लिए, तो उससे भी खर्चा होगा लेकिन एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं द एक्सपेंडिचर विच either increase assets or decrease liability, या तो एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं या लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। जैसे कि क्या क्या हो सकता है? रीपेमेंट ऑफ लोन, एडवांसिंग लोन टू अदर कंट्री, लोन देने से एसेट्स इंक्रीज होंगे आपके, रीपेमेंट करने से लायबिलिटी डिक्रीज होंगी आपकी। और क्या हो सकता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, फ्लाईओवर्स, बिल्डिंग्स और भी कई तरह के खर्चे अब गवर्नमेंट करती है जिससे एसेट इंक्रीज हो रहे हैं। तो या तो लायबिलिटी डिक्रीज होगी या एसेट्स इंक्रीज होंगे, तो वो क्या होगा खर्चा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन सरकार अगर खर्चा कर रही है और खर्चा करने से एसेट्स इंक्रीज नहीं हो रहे और लायबिलिटी डिक्रीज नहीं हो रही, तो वो होगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको स्टेटमेंट में भी यही बोलना है, अगर डिफाइन लिखनी हो कहीं तो डिफाइन क्या होनी चाहिए? एनी एक्सपेंडिचर by which neither
assets increase nor liability decrease। कुछ बच्चे लिख देते हैं any expenditure which not affect asset और liability। अफेक्ट लिख दिया या चेंज लिख दिया तो उससे इंक्रीज डिक्रीज दोनों आ जाएंगे। आपको स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा कि एनी एक्सपेंडिचर विच नीदर इंक्रीज असेट्स नॉर डिक्रीज लायबिलिटी। इंक्रीज असेट्स डिक्रीज लायबिलिटी आपको बताना पड़ेगा कि ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं भाई? बहुत सारे एग्जांपल हैं। गवर्नमेंट ओल्ड एज पेंशन देती है। मैं रिटायरमेंट पेंशन की बात नहीं कर रहा, रिटायरमेंट पेंशन अलग चीज होती है, लेकिन वो भी खर्चे में आ रहा है, आप उसे भी काउंट कर सकते हैं। रिटायरमेंट पेंशन और क्या हो सकते हैं? और एग्जांपल्स भी हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सैलरी, मिड डे मील, डिफेंस यूनिफॉर्म, बुलेट्स और भी कई खर्चे जैसे रिपेयर ऑफ बिल्डिंग्स, रोड्स, फ्लाईओवर्स। ऐसे बहुत से खर्चे जो खर्चे तो होने ही होने हैं, लेकिन उससे ना तो कोई एसेट इंक्रीज हो रहा ना लायबिलिटी डिक्रीज हो रही, तो वो सारे खर्चे होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये था आपका बजट एक्सपेंडिचर। तो हम लोगों ने सीखा आज बजट रिसीट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर। ये सभी टॉपिक्स बहुत शॉर्ट में सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, लेकिन सिखा पूरा अच्छे से रहा हूं। ये है तो ब्रीफ, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि एग्जाम्स में ये डेफिनेशंस आपकी बहुत कम आएंगी। ओके, अगर समझ में आया है तो अच्छी बात है, और अगर लगता है आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए और मुझे बताइए। ठीक है, ओके, थैंक्स बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे इसी चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स, जैसे प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, ये सब।